ये सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असेंबली सीट है तो फिर हमारी वहाँ खुशी इसलिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ऐसे में जैसे कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज छापे, रोज तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हजारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब हैं, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके जरिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहां हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं और कुछ लोगों को जो है मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के तूं हैं, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफर मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफर कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी, हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कमर जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कफील साहब जैसे पूरे जी शूर सियासतदान जो जानते हैं, इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से जो हमारा एजेंडा है, खासकर जो मुफ्ती साहब का विजन है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। आपने देखा कि अभी पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है उनको भी समझ आ गया है कि ये जम्मू कश्मीर अगर आप इसको संभाल नहीं पाओगे तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाएगा। जैसे हो रहा है, जैसे हुआ, जैसे जंग के दहाने से हम लोग वापस आए हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लीडर थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी, वो जो जम्मू कश्मीर को संजो के रखते थे, इस किस्म की छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो उनको ये मालूम था कि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको अगर हमने अंदर मुल्क के अंदर इसको संभाल के रखना है, संजो के रखना है, तो इसके साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में माहौल जो है एक अलग किस्म की बात हो जाए और दोनों मुल्क जंग के दहाने पे पहुंच जाए। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ वो ये बात समझ गए हों और अपनी जो उनकी आयरन फिस्ट पॉलिसी है, जिस तरह वो इन्होंने पिछले 6 साल से यहाँ पॉलिसी एक अपनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें तब्दीली होगी। और इसमें कफील साहब जो है जैसे लोग जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरा जो हमारा नॉर्थ कश्मीर में उसमें इनका अपना एक असर रसूख है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए थे कि इनको लाना है, पार्टी को मजबूत करना है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ज्यादा आपसे 2 बातें पूछना चाहेंगे। कफील साहब जैसे
इंसान पार्टी से निकलना कोई मिठाई खाना फरमाइए। कपिल साहब काफी टाइम से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, इतनी मुद्दत के बाद एक मिनट अभी कपिल साहब जैसा इंसान इतनी मुद्दत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकलना, ये किस चीज के लिए इंडिकेशन करता है? जब एक इतना पुराना एमएलए जिसने कई बार काम भी किया है, लोगों की खुद इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, नॉट विद उमरुल्लाह राइट नाउ सम डिफरेंसेस विद हिम, जैसे उसने खुद कहा कि फारूकुल्लाह के साथ काफी ठीक ठाक महमूद रहे। जब एक एमएलए कंफर्टेबल नहीं है ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो आप किस तरह देख रहे हैं? क्या लोग इस आइडियोलॉजी के साथ सेटिस्फाई होंगे जिन्होंने वोट दिए? दूसरा, जो आपने खुद बात कही कि 6 साल हो जाएंगे एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को, उसके बाद ये कहा गया था एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, डेवलपमेंट, चेंजेस एंड पीस प्रोसेस। नतीजा सामने है, पहलगाम, ऑपरेशन महादेव, कल से जो पहलगाम अभी चल रहा है, कितने मारे गए अकाल में। मेरे ख्याल में कफील साहब ने खुद जवाब दिया कि ये इस वक्त पार्टी में नहीं थे कई महीनों से, पर मैं समझती हूँ कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस वजह से लोग जुड़े हुए थे, जो एक आइडियोलॉजी लगती थी कि इनकी कोई ना कोई ये प्रो जम्मू कश्मीर है, ये एक वक्त में लगता था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रो जम्मू कश्मीर नहीं है, प्रो पावर है। मतलब 1947 से लेके 53 को देख लीजिए, फिर 1975 को देख लीजिए, अकॉर्ड को देख लीजिए, 87 के इलेक्शन में रिगिंग को देख लीजिए, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी चली थी वो कहीं ना कहीं पावर आइडियोलॉजी बन गई। और आज इस मामले में जो पीडीपी का एक कांस्टेंट रहा है, चाहे हम पावर में थे, चाहे कांग्रेस के साथ थी, चाहे बीजेपी के साथ थे, चाहे अकेले थे अपोजिशन में, तो हमने कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं बदली। हमने कभी ये नहीं बदला कि हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से काम करना चाहती है, जम्मू कश्मीर को उस खून खराबे से निकालना चाहती है, मुश्किलात से निकालना चाहती है। हम कहीं सरकार में रह के एक बात और सरकार से बाहर दूसरी बात नहीं करते। जब मैंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तब भी मसले कश्मीर के हल की बात की, तब भी दिल्ली से डेलीगेशन लाया, तब भी लेटर लिखा हुर्रियत वालों को बातचीत करो, सीज फायर करवाया, नौजवानों की एफआईआर वापस ली। यानी कि हमारी जो हीलिंग टच पॉलिसी है वो कभी नहीं बदलती है, चाहे हम अपोजिशन में हैं या सरकार में। मुझे लगता है लोगों को धीरे धीरे वो बात समझ आ रही है और इसमें कफील साहब भी समझते हैं। इन्होंने एक ऐसी जमात में काम किया, इतने साल काम किया, तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि आज जो है पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है वो शायद जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी बात नहीं करेगी, खड़ा नहीं होगी, तो आप यकीन मानिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कभी बात करती है वो बात करना भी बंद कर देंगे। एक मिनट कुछ बात मेरी एक अर्ज सुनिए आप। मैडम ने कहा कि ये इक़्तिदार की वो शायद हिवस है, पार्टी थी। मैं अपनी जात की बात नहीं करता हूँ, हकीकत में वही बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप डिफरेंस की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कभी कश्मीर में ऑटोनॉमी की बात करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 96 में इस बेस पे इलेक्शन लड़ा था। हम खुद ये चीज लेके आके निकले थे ऑटोनॉमी की बुनियाद पे। गिरते गिरते हम वहां पे पहुंचे हैं जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी की चीफ मिनिस्टर है। आप हमारे सवाल का अंदाजा लगा लीजिए। आप देखिए कि हम कितनी प्रवास से नीचे आए हैं। हम एक यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टरशिप को हमने कबूल किया, हमने गला अपना आगे किया और उसमें हार डाला। इससे बड़े सवाल की अलामत और इससे बड़े यानी इस बात की अलामत कि भाई धोखाधड़ी की अलामत और क्या हो सकती है। अभी तक हमने एक काम, बहुत बड़ा काम इस कौम के लिए किया है यूटी का चीफ मिनिस्टर बन के। वो ये किया, पहला बड़ा काम जो लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, वो ये है कि आते ही हमने सबसे पहले गाड़ियां खरीदी। हर एमएलए को क्या मिले? गाड़ियां हो जाए।
मेरे भाई क्या कहते हैं आप, कहां पहुंच चुके हम। 98 से ये सफर जो है 25 साल का बीच में गैप है, 25 साल में हम कितना गिरे हैं, आपका जो दूसरा कहां पहुंचे हैं। अफजल साहब, जो दूसरा सवाल आपका है कि एनकाउंटर पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मगर एनकाउंटर से बड़ी इतनी जंग होगी हमारी, जंग के बाद फिर सीज फायर करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिकंसिलेशन, डायलॉग, डिबेट नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एनकाउंटर भी चलते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हम हमेशा जंग के दहाने पे रहेंगे। इसलिए डायलॉग एंड रिकंसिलेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन पार्लियामेंट में कहते हैं डायलॉग है, लेकिन अब वो होगा सिर्फ पीओके पर। वो तो हमने देख लिया।